अस्सलाम वालेकुम, लाइबा वसीम हियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज कवर करेंगे, वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस। तो बहुत इजी और बहुत क्लियर सा टॉपिक है, इसमें कोई भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। अच्छा, हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस जो होते हैं, वो देयर आर 3 टाइप्स फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस देयर। फर्स्ट वन इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। तो हमारा जो आज जो मैं कवर करना है, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है? ये नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप यहाँ देखें, तो मैंने आप लोगों के लिए ईज़ी वे में लिख दिया है कि हम क्या-क्या इसमें कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। हम डेफिनिशन विद एग्ज़ाम्पल, सोल प्रोप्राइटरशिप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाई इज़ इट ईज़ी टू स्टार्ट, तो हमारे एंड पास रियल सबसे लाइफ पहले सोल एग्जांपल्स के साथ प्रोप्राइटरशिप इसको होता क्या स्टार्ट है? करेंगे। ये बिज़नेस की वो फॉर्म है जहाँ पे एक पर्सन जो होता है, वो सिर्फ़ मैनेज और ओन कर रहा होता है किसी भी स्मॉल बिज़नेस को। ठीक है? जब भी कोई पर पर्सन सोचता है कि मुझे बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि मैं इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अपने बिज़नेस को स्टार्ट लूँ, या फिर मैं किसी पार्टनर के साथ स्टार्ट लूँ। तो यहाँ पे वन पर्सन हु मैनेज्ड और कंट्रोल्ड द बिज़नेस इज़ नोन एज़ दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है? अब ये वन पर्सन जो होता है, वो अपनी मर्ज़ी का इन्वेस्ट करता है मनी। जितना कैपिटल उसके पास है, वो इन्वेस्ट करता है। जितने डिसीज़न्स हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं। जितना भी प्रॉफ़िट होता है, वो उसका होता है, और उसको लॉस भी पर्सनली ही बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, ये इसको स्टार्ट करने से पहले, एडवांटेजेस स्टार्ट करने से पहले मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि जो भी अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको जितनी भी वीडियोस इन फ्यूचर में अपलोड करूँगी, तो वो उनको ईज़िली अवेलेबल हो इस चैनल पे इंशाल्लाह। ठीक है? एडवांटेजेस हमारे इन यहाँ हैं कि ईज़ी टू स्टार्ट। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, यानी पर पर्सन जो बिज़नेस होता है, वो ईज़ी टू स्टार्ट है। उसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इतनी नहीं होती, बहुत कम होती हैं, और पेपर वर्क कोई भी नहीं होता। दैट इज़ सो मच ईज़ी टू एस्टैब्लिश, क्योंकि ये कम हमारी फॉर्मेलिटीज़ इंक्लूड करती है, और इसको मैंने ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया इस लेक्चर के बिल्कुल एंड पे, ताकि वो वाली चीज़ मैंने रिलेट की है पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन के साथ, जो आपको इन फ्यूचर जब मैं वो दोनों फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस समझाऊँगी, तो आपको ईज़िली समझ आएगी कि उसका क्या मतलब है। फिर फुल कंट्रोल, जैसे मैंने बताया कि एक ही पर्सन है, उसके जितने डिसीजंस होंगे उसके अपने होंगे। कोई भी दखल अंदाजी के लिए नहीं होगा कि उसके बिजनेस में क्या हो रहा है, इस तरह के डिसीजंस ले लो, ये ले लो। वो इंडिपेंडेंट बंदा है, उसको पता है कि मैंने किस तरह के अपने डिसीजंस लेने हैं। ही कैन फिक्स द सेलिंग प्राइस, वो अपनी मर्जी के सेलिंग प्राइस सेलेक्ट कर सकता है कि इस सेलिंग प्राइस पे आई हैव टू सेल माई प्रोडक्ट। वो अपनी मर्ज़ी से हायर कर सकता है किसी एम्प्लॉयी को, फायर कर सकता है किसी एम्प्लॉयी को, अपनी मर्ज़ी से रेट एडजस्ट कर सकता है कि कितनी सैलरी मुझे किस एम्प्लॉयी को देनी है। और बिज़नेस एक्सपेंडिंग भी उसके ही अपने हाथ में है कि बिज़नेस एक्सपैंड करना है, किस लोकेशन पे एक्सपैंड करना है, किस कंट्री में एक्सपैंड करना है, अगर उसके पास ज़्यादा कैपिटल है तो। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज है दैट ऑल द प्रॉफिट बिलोंग टू द ओनर। जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, मैंने प्रॉफिट की बात की है, सेल्स की बात नहीं की। जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, वो उसी ओनर का होगा। कोई भी पार्टनर नहीं है कि उनमें दोनों में रेशियोज़ डिवाइड हो, उसी ओनर का होगा। अब हमारे पास जैसे एक फ़ॉर्मूला है, प्रॉफिट और लॉस इज़ इक्वल्स टू सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। सेल्स यानी मैंने पर मंथ 1000 पेन्स अपने सेल किए हैं, और मेरे पास 3 लाख की मेरी सेल्स हुई हैं। अब उसमें से मेरे पहले सारे एक्सपेंसेस कट ऑफ होंगे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरी रेंट मैंने जो पे ऑफ की है, रेंट के एक्सपेंसेस पे ऑफ किए हैं, जो मैंने सैलरीज़ पे ऑफ की हैं, उन सब के वाटर बिल, ये सारे एक्सपेंसेस को जब हम सेल्स में से माइनस करेंगे इस फ़ॉर्मूला के थ्रू, तो हमारे पास 80,000 जो प्रॉफ़िट होगा, वो टोटली ओनर का होगा। उसमें कोई भी पार्टनरशिप नहीं, इन्वॉल्वमेंट, इसलिए किसी भी रेशियो, कोई भी रेशियो किसी में भी डिवाइड नहीं बाद होगी। हमारा ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है। है। उसके बाद जैसे मैंने एडवांटेज बताया कि सबसे अच्छा, बहुत बेस्ट बात थी कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा ऑनर का होगा। इसी तरह जितनी भी लॉसेज हैं, वो ऑनर को ही बेयर करने पड़ेंगे, उसको पर्सनली बेयर करनी पड़ेंगे। अब वही वाला अगर आप लोग फॉर्मूला अपने माइंड में रखें कि सेल्स प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस एक्सपेंस, तो सेल्स हमारा अगर 150,000 है एंड एक्सपेंसेस 1,80,000 है, तो लॉस हमारा 30,000 है, जो पर्सनली फेस जो करना पड़ेगा उसी ऑनर को करना पड़ेगा। ठीक है?
नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपका एग्जामिनर ने अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, तो आप इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एग्जामिनर भी इम्प्रेस होगा। और जब आप बिगिनर के तौर पर जब किसी इंटरव्यू को भी देने जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ये होती है कि जब भी कोई ओनर अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कोई लोन या डेट्स की फॉर्म में कोई चीज़ लेकर तो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, उसको पे बैक भी करना है, ये उसका जनरल सी बात है। अब जब ओनर के पास इतना पैसा नहीं है कि बाद में जब जैसे जैसे में अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज़ इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अब हमारे पास एसेट्स अगर 6 लाख है और लायबिलिटी 10 लाख है, यानी हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, हमारा डेट हमारे एसेट से ज़्यादा है, जिसका मतलब हम नुकसान में जा रहे हैं। अब ये वाला नुकसान भरने के लिए जो ओनर है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ेगी। उसके पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होगा कि वो उसके पास, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं आया, उसका सारा लॉस में चला गया, बल्कि लॉस से भी ज़्यादा लॉस में चला गया कि उसने डेट और लोन लिया हुआ था। अब उस डेट और लोन को पे ऑफ करने के लिए उससे पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल कार और इस टाइप की चीज़ें सेल आउट करनी पड़ेंगी टू रीपे द रिमेनिंग 4 लाख। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़िकल्ट एक्सपेंशन। अगर तो हमारे उस ओनर के पास कैपिटल लेस है, यानी कम लिमिटेड कैपिटल के साथ वो अपनी कंपनी को एक्सपैंड नहीं कर सकता, यानी वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जब हमारी बड़ी कंपनी कॉरपोरेशंस होती हैं वहाँ पे तो हमारे पास शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, वो हमें फंड्स दे रहे होते हैं जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन ये सिंगल ओनर है, सिंगल ओनर होने की वजह से जो प्रॉफिट आता है वो इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता कि वो अपना एक्सपैंड कर सके। समहाउ कुछ ऐसा होता भी है कि उसका बिज़नेस इतना फुट सा रन कर रहा है कि इन फ्यूचर वो अपना एक्सपैंड कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने आप लोगों को कहा था दैट इज़ इट इज़ ईज़ी टू स्टार्ट। अब ईज़ी टू स्टार्ट का मैंने आपको कहा था कि ये मैं लेक्चर के बिल्कुल एंड पे समझाऊँगी। इसमें ये हमारे पास है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब बिज़नेस शुरू करते हैं कि तो उसको हम क्या कहते हैं पार्टनरशिप। तो उन्हें क्या काम करना पड़ता है? उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसमें उन्हें तमाम चीज़ें एग्रीमेंट के तौर पर लिखनी पड़ती हैं, साइन करनी पड़ती हैं कि दोनों इन्वेस्टर्स जो हैं, दोनों पार्टनर्स कितना इन्वेस्ट करेंगे, दोनों प्रॉफिट और लॉस रेशियो में कितना डिवाइड होगा दोनों में, कौन किस डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा और कौन किस डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, इसको कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होती क्योंकि सिंगल ओनर होता है। नेक्स्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब बड़ी कंपनीज बनती हैं जैसा कॉरपोरेशंस होती हैं, जब वो बनती हैं तो उनको गवर्नमेंट के पास ऑफिशियली रजिस्टर करवाना पड़ता है खुद को। वो रजिस्ट्रेशन जो होती है उसके बाद कंपनी को लीगल आइडेंटिटी मिलती है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती है, और इधर कोई भी ऐसा सीन नहीं होता। इस प्रोसेस में काफ़ी जो कॉरपोरेशन का प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पेपर वर्क चाहिए होता है, इसमें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं होते, शेयर होल्डर्स भी नहीं होते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि हम भी एज अ ऑनर अपनी कंपनी का हिस्सा बन सकें। कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे देते हैं और वो एज अ शेयर होल्डर्स कंपनी के बन जाते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स खुद सेलेक्ट करते हैं ताकि कोई बिग डिसीजन है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले। इधर कोई भी किसी भी किस्म की मीटिंग्स नहीं होती, मीटिंग्स नहीं होती, ना ही रेज़ोल्यूशंस पास होते हैं। मीटिंग्स क्या होती हैं? मीटिंग्स वो होती हैं कि कंपनी में जो बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, उनके लिए मीटिंग्स बिठाई जाती हैं। सब मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि क्या इश्यू है, क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, फिर वोटिंग होती है। और रेज़ोल्यूशन क्या होता है? रेज़ोल्यूशन वो होता है कि मीटिंग के बाद जो फाइनल डिसीजंस ऑफ़िशियली पास हुए जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं रेज़ोल्यूशन। अब इस केस में हमें ना ही रेज़ोल्यूशन की ज़रूरत होती है और ना ही मीटिंग की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा छोटू-सा टॉपिक जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिसमें मैंने सब कुछ जो मेन-मेन चीज़ें थी, वो कवर की हैं। इसके बाद इंशाल्लाह पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों को समझाने के लिए। तब तक के लिए वेट करें, इंतज़ार करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।